2, राइट। उसके ऊपर हम आ गए थे, लेकिन अभी जो है मैं आप लोगों को कराने लगी हूँ डिपार्टमेंटलाइजेशन का के ऊपर भी हम अभी आएंगे, उस क्लास वर्क के ऊपर भी। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आप लोगों को कराना चाह रही हूँ एक ये एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि इसके थ्रू आपको और चीजें क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जी जिस एग्जाम्पल से हमने काम शुरू किया है, हो सकता है कि वो आप लोगों को एक थोड़ी सी एडवांस लेवल की लगे, ठीक है। चले, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी ताकि आप लोगों की कोई भी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। कल हम लोगों ने क्या चीज देखी थी, ऑब्वियसली बात है पहली दफा आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा समझने में, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। अगर तो आपके पास आपकी एंटिटी जो है बेसिकली वो क्या है, सिंगल बेसिकली वो प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट, ठीक है, और एक ही डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिनेरियो 1 क्या है, सिंगल डिपार्टमेंट और सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीन सिनेरियो हो गया। इसके अंदर हमारे पास एक ही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा फॉर द होल एंटिटी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंकेट रेट, ठीक है। जो पैक क्वेश्चन पैक हैंडआउट के अंदर आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, कल उस पे ग्रुप पे भी डिस्कशन हो रही थी कि व्हाट इज मेंट बाय ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने इसमें इस बारे में इसका जिक्र किया हुआ है जहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। तो ये बात मैंने भी की हुई है। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स अगर आपके पास है और एक ही प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, आप पूरी एंटिटी का एक ही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लें, ठीक है। ये पूरी एंटिटी में एज अ होल जो है वो हमारे ओवरहेड किस रेट के हिसाब से आ रहे हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर डायरेक्ट लेबर आवर निकाल रहे हैं, पर मशीन आवर निकाल रहे हैं, जो भी आपके पास अप्रोप्रिएट बेसिस जो है वो अवेलेबल है, आप उसको सिलेक्ट करके एक ही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालें। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप डिपार्टमेंट वाइज OAR भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ रहे थे कि अगर डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, असाइनमेंट कल की कोई भी नहीं थी, मैंने आपको कहा था कि वो मैं खुद कराऊंगी बेटा, असाइनमेंट मैंने कहाँ दी है कल, ठीक है। तो अब उसी के ऊपर हम आ रहे हैं जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। उससे पहले अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करा दूं ताकि उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या तो आप ब्लैंकेट रेट कैलकुलेट करेंगे या फिर आप डिपार्टमेंट वाइज OAR कैलकुलेट करेंगे फॉर एवरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। हमारा मेन जो फोकस है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर है, और इतना कल देख लिया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है जनाब। तो सर्विस डिपार्टमेंट्स के भी सारे ओवरहेड्स अल्टीमेटली क्या होने हैं, यहाँ पे जब हमने स्टेप्स देखे थे तो हमने सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड के को अपोर्शन करना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से करना है, इसके लिए हम आ जाएंगे, मैंने LMS के ऊपर एक ये हैंड आउट अपलोड किया है और एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली, ठीक है। चले जी, पहली हमारी जो सिनेरियो है वो क्या है कि हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। ये हम लोग बेसिकली सिनेरियो देख रहे हैं, और इसमें हम एक छोटी सी बात क्या देखेंगे कि सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली। क्या मतलब हुआ इसका, जो पहला हम सिनेरियो 1 देख रहे हैं, जो पहला हम सिनेरियो देख रहे हैं वो क्या है, इसके अंदर सिनेरियो 2 के अंदर जो केस 1 समझ लें, ठीक है। सिनेरियो 2 मैंने आपको क्या लिखवाया, सिनेरियो 2 मैंने आपको लिखवाया मल्टीपल डिपार्टमेंट एंड सिंगल। अगर कोई क्लास वर्क नंबर 2 की नोट्स लेना शुरू हो गया था तो उसको या तो वो कट कर दें या फिर उसको लिख देंगे टू बी कंटिन्यूड, और नीचे से जो है ना वो ये इस हैंड आउट का रेफरेंस दे दें, ठीक है, ताकि वो आप लोगों के उसमें कंटिन्यूटी भी रहे और आपको समझ भी आ जाए रिवाइज करते हुए। तो पहला केस हमारे पास क्या है, हम लोग क्या लिख रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट सपोर्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली, ठीक है। अब हम पहला केस इस सिनेरियो के अंदर डिपार्टमेंट वाइज के अंदर अब हम पहला केस देख रहे हैं, और इस केस का मतलब क्या हुआ,
इस केस का मतलब कुछ यूं है, हमारे पास लेट्स अज्यूम 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, ठीक है। इसको आप कह लें कि भाई एक जो है वो परचेज डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन से रिलेटेड, दूसरा जो है वो कटिंग है, तीसरा असेंबली है, या कटिंग असेंबली एंड पैकिंग है, व्हाटसोएवर, राइट। यानी कि प्रोडक्शन के आपके पास 3 जो है वो सेपरेट जो है वो डिपार्टमेंट्स बनते हैं। बाय द वे मैंने आप लोगों की चैट्स जो है वो बंद कर दी हैं। सिंगल OAR एंड ब्लैंकेट रेट सेम है, बिल्कुल सेम है। ये एक्सप्लेन कर दे मैम, आई होप हो गया है समझ। डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट वो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हो गए, और आपके पास 2 जो है ना वो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो एक लेट्स अज्यूम कि भाई कोई मेंटेनेंस वगैरह का है, दूसरा जो है वो कोई कैंटीन है, इस तरह से। तो ये फैक्ट्री के अंदर आपको बेसिकली ये चीजें नजर आई। ये फैक्ट्री के विद इन जो है वो 5 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से 3 जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, और 2 जो है वो सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, पहला जो केस हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने क्या कहा कि सर्विस डिपार्टमेंट सपोर्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, यानी कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो आपका किधर गया वो शेप्स, हाँ, जो प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और वो किसको सपोर्ट कर रहा है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को उसने सपोर्ट किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को उसने सपोर्ट किया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 को उसने सपोर्ट दे रहा है वो, ठीक है। वो किसको सपोर्ट नहीं दे रहा, वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को सपोर्ट कर रहा है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को सपोर्ट कर रहा है, और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि वो भी सर्विस डिपार्टमेंट 2 है ना, तो वो सर्विस डिपार्टमेंट 1 को सर्व नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 जो है अगर इंडिपेंडेंटली तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करें और उनका आपस में कोई सपोर्ट फंक्शन नहीं है, तो फिर हम किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं, उसके लिए हम रेफर करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कौन से इसमें हैंड आउट के अंदर, ठीक है। चलें हैंड आउट 1 कर दें इसको, या जो भी हैंड आउट 1 अपलोडेड ऑन LMS, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम आते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास ये आ गया, डिपार्टमेंट वाइज बजटेड ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। अब आपने क्या करना है, इन चारों स्टेप्स को भी याद रखना है, ठीक है। ये चारों स्टेप्स है डिपार्टमेंट वाइज OAR कैलकुलेट करने के लिए। वो उसने बता दिया कि डिपार्टमेंट वाइज बजटेड ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपेरेंटली 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कटिंग जो है उसका बजटेड ओवरहेड्स है 60,000, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट असेंबली जो है उसके बजटेड ओवरहेड्स है 80,000। इसी तरह से सर्विस डिपार्टमेंट ए के जो बजटेड ओवरहेड्स है वो 50 है, और सर्विस डिपार्टमेंट बी के जो ओवरहेड्स है वो है 40। बेसिकली अभी क्या हो रहा है, ये आपको चारों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ओवरहेड्स बता दिए गए जो स्पेसिफिक हैं, जो डिपार्टमेंट वाइज हैं, ठीक है। इसमें कोई कॉमन ओवरहेड अपेरेंटली नहीं है, यानी कि ये हमने पहला स्टेप हमने एक किस्म का कर लिया हुआ है। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स टू ऑल PDs एंड STs। तो जो स्पेसिफिक ओवरहेड्स हैं वो अब आपने एलोकेट कर दिए, और आपने ये कहा कि जी कटिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स इतने हैं, प्रोडक्शन के इतने, सर्विस डिपार्टमेंट ए के इतने, सर्विस डिपार्टमेंट बी के इतने, और ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाइज है। फिर उसने आपको नीचे क्या बताया, द फॉलोइंग ओवरहेड्स नीड टू बी अपोर्शन्ड यूजिंग द अप्रोप्रिएट बेसिस। फिर ये 2 ओवरहेड्स आपके पास आ गए कॉमन, ठीक है। यानी कि रेंट जो है वो पूरी फैक्ट्री का एक ही आ रहा है 2 लाख रुपए, और अब इन 2 लाख रुपए को आपने किस पे करना है, अपोर्शन करना है इन चारों डिपार्टमेंट्स के दरमियान यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बेस। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है अपेरेंटली वो भी पूरी फैक्ट्री का एक ही आ रहा है, ठीक है।
तो अब आपने 1,50,000 को भी इन चारों डिपार्टमेंट्स पे अप्रोप्रिएट बेसिस को यूज करके अपोर्शन करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो आपके सामने हो गया था। अब आपने सेकेंड स्टेप करना है। अपोर्शनमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपोर्शनमेंट आपने करनी है ऑफ कॉमन ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड एसडीज। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब वही वाली बात है, रेंट के लिए उसने आपको फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन भी दे दी है। और क्या उसने दे दिया, उसने एरिया बता दिया, ठीक है। ये परसेंटेज में नहीं होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना परसेंटेज में। तो वही वाली बात है, आपको मैं जो परसेंटेज में दे दूं या फिर मैं आपको बता दूंगी जी एरिया जो है ना कटिंग डिपार्टमेंट का 30 है, तो मतलब जो भी है 30 स्क्वायर क्या बोलेंगे फीट, जो भी है 300 स्क्वायर फीट है, असेंबली का 200 स्क्वायर फीट है, एसडीए का दोबारा से 300 है, और मीटर तो नहीं होगा, स्क्वायर फीट में ही होता है, ठीक है। और एसडीबी का भी 200 स्क्वायर फीट है। तो अब आप टोटल निकाल लेंगे कि टोटल एरिया कितना है ना। टोटल आपने स्क्वायर फीट निकाल लेना है पूरी फैक्ट्री का, यानी कि चारों डिपार्टमेंट्स का। और फिर कितना रेंट जाएगा डिपार्टमेंट ए को, कितना जाएगा कटिंग को, वो करेंगे एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका ओवरहेड है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने परसेंटेज आपको निकाल के बता दिया, क्योंकि बाकी चीज तो आपको सॉल्व करना आसान है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, पावर यूजेज, कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना पावर यूज करता है। तो उसके लिए रेंट तो अप्रोप्रिएट अपोर्शनमेंट का बेसिस नहीं बनता, राइट। उसके लिए क्या बनेगा, ये ज्यादातर किस लिए यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तीसरा उसने आपको लेबर आवर्स दे दिया। तो लेबर आवर्स का ना रेंट हम देख रहे हैं कि अप्रोप्रिएट बेसिस होगा, ना इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो फिर लेबर आवर्स का इस्तेमाल होगा, वो देख लेते हैं इस्तेमाल होना भी है या नहीं होना, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड क्या हैं। अब ये बड़ा डिफरेंट सी चीज है जो कि हम पहली दफा देखेंगे, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड क्या है, जाहिर सी बात है जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है वो किनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, यस। तो इसको जरा देखते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट ए अपनी 60% ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कटिंग डिपार्टमेंट को, और 40% ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है असेंबली डिपार्टमेंट को। तो इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स हैं वो भी 60% जो है वो जाएंगे, अपोर्शन होंगे किसको, कटिंग डिपार्टमेंट को, और 40% अपोर्शन होंगे असेंबली डिपार्टमेंट को। यहां तक बात समझ आती है। अब इधर मैं आपको एक और चीज जरा बता दूं, जो सेकंड स्टेप पे आप पहले अपोर्शनमेंट करते हैं कॉमन ओवरहेड्स की, ठीक है। जो कॉमन ओवरहेड्स की अपोर्शनमेंट होती है सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर, वो कहलाती है प्राइमरी अपोर्शनमेंट, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अपोर्शनमेंट कहते हैं। जो सेकंड स्टेप पे 2 दफा अपोर्शनमेंट हो रही है ना, अगर आप देखें, पहले तो हम सारे कॉमन ओवरहेड्स को अपोर्शन कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स पे, फिर सारे डिपार्टमेंट्स में से जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं उनकी दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ओवर पीडीज, ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी हमने सारा सीखना है। और जो दूसरी दफा हम अपोर्शनमेंट कर रहे हैं, जो स्टेप नंबर 3 पे अपोर्शनमेंट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, ठीक है। चले जी, ये नोट कर लें जल्दी से। और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, रिक्वायरमेंट है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। आपसे वो हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ही ओएआर मांगेगा। क्यों? क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि सर्विस डिपार्टमेंट्स की अल्टीमेटली सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स के उसमें जीरो हो जाता है सब कुछ, ठीक है। किस तरीके से, अब मुझे एक बात बताइए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला तो वही है। क्या फॉर्मूला है? टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय अप्रोप्रिएट बेसिस, यस। अब मुझे बताइए यहाँ पे हम क्या बेसिस यूज करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द बेसिस फॉर आर, या बेस फॉर आर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बेसिस क्या क्या एग्जांपल होती हैं, लेबर आवर्स होता है, मशीन आवर्स होता है, लेबर कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब अगर कुछ ना गिवन हो तो हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेबर। तो ये डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको इसलिए दिया हुआ है ताकि आप कटिंग और असेंबली डिपार्टमेंट के यूज करके क्या निकालें, ओएआर निकालें, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने पूरी एंटिटी का ओएआर नहीं निकालना, बल्कि अब आपके पास 2 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स निकलेंगे। आपके पास कटिंग डिपार्टमेंट का अलग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का
अलग निकलेगा, ठीक है, असेंबली डिपार्टमेंट का अलग निकलेगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तकरीबन आपने हर सवाल के अंदर ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में करना होगा, ठीक है। आपके पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहले दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कटिंग का, ठीक है, ये हेडिंग्स आपने 4 बना लेनी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट असेंबली हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आई होप ये पीडी और एसडी से आप सब चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। एसडी सर्विस डिपार्टमेंट ए हो गया और सर्विस डिपार्टमेंट बी हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। पहले तो हम यहाँ पे लेके जाते हैं बजटेड ओवरहेड्स जो आपको क्वेश्चन में एलोकेटेड दिए हुए, ठीक है, यानी कि ये वाले जो है स्टार्टिंग लिखा हुआ है ना बेटा, रिक्वायरमेंट देखे ना क्या लिखा हुआ है। OAR ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसने कह दिया, इसका मतलब है डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट चाहिए ना, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग रिक्वायरमेंट में है। और इस तरह से इंफॉर्मेशन ब्रेकअप में दिया होगा तो ऑब्वियसली बात है आपने ब्रेकअप में ही चलने चीजों को, ठीक है। चले आगे चलते हैं। बजटेड ओवरहेड जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा कि जो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है कि इंडिविजुअल आपको डिपार्टमेंट्स को लेकर चलना है, ठीक है। तो 60, 80, 50, 40, राइट। तो आपने ये अपने पास लिख दिया 60,000, 80,000, 50,000 और 40,000, ठीक है। यानी कि ये तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग टोटल ओवरहेड्स हमें चाहिए ना। तो इतना तो हमें सेपरेटली एलोकेटेड क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ से तो अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 ऐसे ओवरहेड्स थे जो कि अभी आपने अपोर्शन करने थे, ठीक है। रेंट को आपने अपोर्शन करना है किस बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे, है ना। रेंट को आपने एरिया के बेसिस पे अपोर्शन करना है। 2 चीजें भी रहती हैं, ठीक है। 200,000 2 लाख को आपने अपोर्शन करना है 30-20-30-20%, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट्स पे अपोर्शन होगा पहले अपोर्शनमेंट जो होगी वो सारे डिपार्टमेंट्स पे होगी। तो जरा करें इसको सॉल्व। 200,000 इंटू 30%, ठीक है। 60,000 बनता है। कैलकुलेशन मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है आई होप, ठीक है। 200,000 इंटू 20%, तो 60,000, 40,000, 60,000, 40,000, ठीक है। यहाँ तक बहुत बात क्लियर होगी। यानी कि आपने 200,000 को 30:20:30:20 के रेशो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आया। इलेक्ट्रिसिटी को हमने अपोर्शन करना है किस बेसिस पे, पावर यूजेज के बेसिस पे, है ना। ये हमने कहा कि भाई इसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जहां जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा पावर यूज हो रहा है उस डिपार्टमेंट में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, राइट। तो 40-30-20-10, ठीक है। 40:30:20:10, हाँ जी। ये आपके पास बनता है कितना, 60-45-30-15, ठीक है। 60,000, 45,000, 30,000 और 15,000। जी जनाब, कॉपी कर रहे हैं सारे। चले, एलोकेशन हो गई, है ना। एलोकेशन तो आपको ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। एलोकेशन हो गई और प्राइमरी अपोर्शनमेंट हो गई। अब हम कहेंगे कि जितने भी ओवरहेड्स थे अब वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, अपोर्शन हो गए, यस और नो। अब आप करना है टोटल, ठीक है। सारी चीजें अब हो गई। अब हमने क्या निकाल लिया, हर डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स बजटेड निकाल लिया, यस और नो। ये टोटल बजटेड ओवरहेड्स हो गए ना, टोटल हो गए, ठीक है जनाब। अब आप आएंगे किसके ऊपर, अब आपने करनी है सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में वो क्या कह रहा था, अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है,
आपने अब सर्विस डिपार्टमेंट को पिक करना है, किसी भी एक सर्विस डिपार्टमेंट को पिक कर लें, वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सर्विस डिपार्टमेंट ए से काम शुरू करते हैं। अब आपने सर्विस डिपार्टमेंट ए का जो टोटल ओवरहेड्स हैं 1,40,000, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर। क्यों सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वो सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही प्रोवाइड कर रहा है। हमारा हमने सिंपल तरीके से, हमने सिंपल चीज से काम शुरू किया, ठीक है। तो 60:40 के रेशियो में आपने सर्विस डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपोर्शन करना है किसके अंदर? सर्विस डिपार्टमेंट ए का 60:40 के रेशियो में डिवाइड होगा किसके ऊपर? सर्विस डिपार्टमेंट बी पे नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट बी इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। तो किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 60% और 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके ऊपर? अब आपके पास बेसिकली 1,40,000 यहां से कर देंगे माइनस। जी स्क्रीन आ रही है ना सबको? ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो आपके पास क्या हो गया? अब आपने सर्विस डिपार्टमेंट ए 1,40,000 जो था वो आपने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 60:40 के रेशियो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट ए का ताल्लुक अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ही है। यहां तक बात क्लियर हो गई। सर्विस डिपार्टमेंट ए का तो किस्सा हो गया खत्म, उसके तो हमने ओवरहेड जितने भी थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सर्विस डिपार्टमेंट ए की उसमें आ गया 0, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। फिर आपने किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? सर्विस डिपार्टमेंट बी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और सर्विस डिपार्टमेंट बी का भी ताल्लुक सिर्फ किससे है? कटिंग और असेंबली से है। तो इसके भी 50-50% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके ऊपर? आपके असेंबली और कटिंग डिपार्टमेंट पे, ठीक है। तो 50:50 का रेशियो हमने यूज कर लिया। यहां तक बात क्लियर होती है? इधर तो हमारे पास सिंपल ही सिनेरियो है जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बड़ा हमारे लिए इजी हो गया। 47,500, 47,500। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे टोटल ओवरहेड्स, ठीक है। टोटल ओवरहेड्स हम हमजा बेटा इसको बाद में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी प्लीज इसको मुझे कंटिन्यू करने दें। 1,80,000 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लस 84,000 प्लस 47,500, कितना आपके पास टोटल ओवरहेड्स बनते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर? अपोर्शन प्लस एलोकेटेड 3,11,500। मैंने क्या किया? जो उसके टोटल अपने ओवरहेड्स थे प्लस मैंने उसके ऊपर जो सर्विस डिपार्टमेंट के अपोर्शन किए थे वो इसमें ऐड कर दिए। इसी तरह से असेंबली डिपार्टमेंट के कितने ओवरहेड्स बनते हैं? 268,500 और सर्विस डिपार्टमेंट ए और सर्विस डिपार्टमेंट बी के हो जाते हैं 0। तो ये आपके पास टोटल आ जाते हैं बजटेड एफओएच फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बेसिस किसको बनाना है? लेबर आवर्स को, ठीक है। लेबर आवर्स आपका बेसिस होगा, ये आपके पास आ जाएंगे टोटल बजटेड एफओएच फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ओएआर, ठीक है। अब जब हम बेसिस के ऊपर आते हैं ना, तो इन्होंने आपको सर्विस डिपार्टमेंट ए और सर्विस डिपार्टमेंट बी के भी लेबर आवर्स दिए हुए, लेकिन उनको आपने यूज ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि इनका तो हमने ओएआर निकालना ही नहीं है, ठीक है। तो हमने सिर्फ यूज करना है किसका? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। तो 2600 आवर्स और 1300 घंटे के हिसाब से आपने क्या करना है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट होगा? बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय जो आपके पास बेसिस है ना। तो क्या करेंगे? बजटेड ओवरहेड है 3,11,500 डिवाइडेड बाय बेसिस है 2600। टोटल तो कुछ करना ही नहीं है ना। तो आपके पास अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आप कर लें 119.81 आ जाता है और दूसरे वाले का आ जाता है 206.54। बेटा अरसलान, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ओवरहेड्स पढ़ रहे हैं ना? ओवरहेड्स में ही सिर्फ हमने देखा है, लेबर में हमने देखा है क्या? ओएआर का मतलब क्या? पहले मुझे ये बता दें, ओएआर का फुल फॉर्म क्या है? उसमें कहीं डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर आ रहा है क्या? ओएआर क्या है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब बताएं, ओवरहेड्स में क्या डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आता है? नहीं। इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर, यस वो आएगा, ठीक है।
हम ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं ना, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इज दैट क्लियर, यस और नो? और क्रिस्टल क्लियर हो गया। और ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है, अब अपने पास एक होम असाइनमेंट नोट कर ले। अब जो मैं सवाल आपको देने जा रही हूँ, मैं बता रही हूँ बहुत जरूरी है होम असाइनमेंट करना। ठीक है, पर यूनिट करनी है, पर आवर है बेटा। ये आपके पास क्या है, रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। जो बेसिस आपको दिया हुआ है ये वो है ना, जिस बेसिस पे है उसके हिसाब से पर यूनिट। अगर यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स लेते तो फिर पर यूनिट होता है ना, अभी डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अब इसको इस तरह से कहेंगे कि कटिंग डिपार्टमेंट में जो ओवरहेड हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन क्या होती है वो सब चीजें पढ़नी है। अभी तो हम सिर्फ ओएआर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है वो भी करना है। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं ओएआर, उसका फर्दर कहाँ यूज होगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़े, पहले हम ओआर कैलकुलेट तो कर लें, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, कटिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड किस रेट पे एब्जॉर्ब होगा, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, 119.81 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो अगर कटिंग डिपार्टमेंट के जो है वो 100 लेबर आवर्स बनते हैं तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे और हमारे पास वो आ जाएगी एफओएच अप्लाइड की फिगर, एब्जॉर्ब्ड की फिगर। ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे मोहम्मद हमजा फरीद। मैं अभी इसीलिए सिर्फ ओएआर के ऊपर फोकस करेंगे। ओएआर अभी कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, अभी एब्जॉर्प्शन करनी किस तरह से वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा जी, आपने अब जो मैं आपको होम असाइनमेंट दे रही हूँ ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब अटेम्प्ट करें। इसीलिए मैं एलएमएस पे सेक्शन बनाऊंगी और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया होगा वो क्वेश्चन कल वो क्लास में नहीं वो क्लास अटेंड नहीं करेगा। और ये बात मैं अभी से बता रही हूँ। ठीक है, और वो होम असाइनमेंट क्या है, वो होम असाइनमेंट है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। मेरे पास अटेंडीज की लिस्ट भी आ जाती है एलएमएस पे से। ठीक है, तो मेरे पास एटलीस्ट मुझे ये पता होगा कल कि कौन से स्टूडेंट्स ने आज क्लास अटेंड की है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड की है आज की और वो कल होम असाइनमेंट नहीं सबमिट कराएगा उसकी तो बिल्कुल ही खैर नहीं है। ठीक है, मैं बल्कि स्नैपशॉट भी ले लेती हूँ उसका, आप लोगों की अटेंडीज की लिस्ट का। तो वो तो बिल्कुल भी कल क्लास अटेंड नहीं करने के काबिल होगा। ठीक है, और जो इसने ऑब्वियसली बात है क्लास नहीं अटेंड की, वो रिकॉर्डिंग पर रिलाई करता है, उसको कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत लेवरेज मिल सकती है। ठीक है, तो अगेन हमने क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, गो थ्रू करेंगे, मैं प्रॉपरली चाह रही हूँ कि आप उसको खुद ही सॉल्व करें। एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया। ठीक है, चलें, मैंने जाने ये भी नोट डाउन कर लिया। अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। अगेन हम न्यू आईकैप क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और अल्फा लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स डिपार्टमेंटल बजट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, द कॉस्ट एंड रिलेटेड डेटा फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2014 हैज बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। सो एवरीथिंग इज बजटेड, एवरीथिंग इज एस्टिमेटेड। ठीक है, अब हम देखते हैं, इन्होंने आपको 4 डिपार्टमेंट्स का दिया हुआ है ना। अब हम जरा देखते हैं इनमें से कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, कौन से सर्विस डिपार्टमेंट्स है। हाँ जी बताइए, यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे आपके पास मशीनिंग आ गया, असेंबली आ गया, फिनिशिंग आ गया, मेंटेनेंस आ गया। क्या न लग रहा है कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, कौन से सर्विस डिपार्टमेंट्स है। इसको सवाल में आपको बताया हुआ नहीं है कि कौन से सर्विस है कौन से प्रोडक्शन है। सिर्फ मेंटेनेंस आपको नजर आ रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट है ना। बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों प्रोडक्शन से ताल्लुक है उनका। फिनिशिंग भी प्रोडक्शन में आता है, असेंबली भी प्रोडक्शन में आता है और मशीनिंग तो है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, सिर्फ मेंटेनेंस आपका सर्विस डिपार्टमेंट है। तो ये आपका कैटेगरी नंबर 2 पे आपके पास ये जो हम लोग सिनेरियो 2 है ये उससे रिलेट कर रहा है कि देर आर मल्टीपल, देर इज अपेरेंटली जस्ट वन प्रोडक्ट, क्योंकि इसने और किसी ये नहीं बताया हुआ कि जी 3 प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अपेरेंटली देर इज जस्ट वन प्रोडक्ट एंड देर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा जी किधर गया, हाँ अब इसने आपको क्या बता दिया है। कॉस्ट में हम आते हैं, डायरेक्ट वेजेस हैं, मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस।
ठीक है। डायरेक्ट वेजेस मेंटेनेंस की नहीं दी हुई, ठीक है। अच्छा जी, इनडायरेक्ट वेजेस दी हुई है चारों डिपार्टमेंट्स की, ठीक है। तो मुझे बात बताइए, ओवरहेड्स की कैलकुलेशन में अगर आपको याद होगा, हमने डायरेक्ट वेजेस को क्या लेना है जब हम ये टेबुलर फॉर्म में अपना सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। जब हम ये टेबुलर फॉर्म में हर डिपार्टमेंट की ओवरहेड्स निकाल रहे होंगे, तो क्या इसमें मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग के डायरेक्ट वेजेस जाएंगे? नहीं। लेकिन अगर मेंटेनेंस के डायरेक्ट वेजेस होते तो वो ओवरहेड होता, यस, है ना। अगर मेंटेनेंस के नीचे भी डायरेक्ट वेजेस के फिगर आ रही होती तो वो हमारा ओवरहेड होता, बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इज योर ओवरहेड, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट की बात कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे इन्होंने चारों डिपार्टमेंट्स के क्या दिए हुए, इनडायरेक्ट वेजेस दिए हुए, तो हम लोग अपना काम सीधा सीधा इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चारों डिपार्टमेंट्स का हमारा इनडायरेक्ट वेजेस। अच्छा जी, इसी तरह से डायरेक्ट मटेरियल्स भी इधर उन्होंने आपको दिया हुआ है, क्या इनको कंसिडर करना है? इन तीनों डिपार्टमेंट्स का डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है, ओवरहेड नहीं है। हाँ, अगर मेंटेनेंस के कॉलम में डायरेक्ट मटेरियल आ रहा होता, ठीक है, अगर मेंटेनेंस के कॉलम में भी डायरेक्ट मटेरियल आ रहा होता तो वो हमारा ओवरहेड होता, वो हमारा बेसिकली इनडायरेक्ट मटेरियल होना था, यस। लेकिन उसने ना इनडायरेक्ट मटेरियल अलग से दे दिए, अब ये भी हमारे ओवरहेड में कंसिडर होगा, यस। ओवरहेड की लिस्ट में अब आपने पहले डायरेक्ट मटेरियल कर दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल कर दिया, फिर आपको नीचे नजर आता है कि आपके पास और भी बहुत सारे आइटम्स है, पावर, लाइट एंड हीट, डेप्रिसिएशन, रेंट एंड रेट्स एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट, और ये आपको सिर्फ टोटल में दी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ, ये हो गई आपकी शेयर्ड ओवरहेड, है ना। तो पहला स्टेप तो आपका आके हो जाता है खत्म, ठीक है। इनको आपने करना है अपोर्शन, बिल्कुल ठीक, इनको आपने अपोर्शन करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट बेसिस। स्टेप नंबर 2 पे अब हम आ गए, है ना। स्टेप नंबर 1 हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल पे आके खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 हमारा आ जाएगा जो प्राइमरी अपोर्शनमेंट है। तो किस बेसिस पे आपको लगता है कि हम अपोर्शन करेंगे, जरा मुझे ऑर्डर में बताइए। पावर, लाइट एंड हीट, डेप्री, अच्छा ये आपको अदर डेटा नीचे दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन इससे आप जरा करें। आपके पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हर डिपार्टमेंट के, मशीन आवर्स दिए हुए, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मेंटेनेंस में कोई मशीन आवर्स नहीं लगेंगे। अच्छा जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए, फ्लोर एरिया दिया हुआ है, और नेट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है। कल हमने एक चार्ट गो थ्रू किया था, ठीक है, चार्ट याद है ना। तो वो जो है उसको यूज करते हुए आप जरा मुझे बताएं कि पावर के लिए कौन सा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट बेसिस रहेगा। पावर के लिए क्या अप्रोप्रिएट बेसिस रहेगा? अच्छा, आप कह रहे हैं मशीन आवर्स, और कोई बेसिस है? एरिया? नहीं, पावर के लिए मशीन आवर्स रहेगा ना। यहाँ पे किलोवाट आवर्स कहाँ दिया हुआ है बेटा? अवेलेबल अवेलेबल बेसिस में से देखेंगे ना अरसलान। हॉर्स पावर आप अवेलेबल बेसिस में से देखो ना, आपको क्या दिए हुए डिपार्टमेंट वाइज के डब्ल्यू एच दिया हुआ है, किलोवाट पर आवर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ ना। आपको क्या डिपार्टमेंट वाइज हॉर्स पावर्स दी हुई है? नहीं। और हॉर्स पावर तो गाड़ियों के केस में नहीं होता, चले मैं यहाँ से मशीनरी के केस में भी होता है, लेकिन वट एवर दैट इज बियॉन्ड द पॉइंट, राइट। आपके पास अवेलेबल कौन कौन से हैं डेटा, ठीक है, अवेलेबल डेटा कौन कौन सा है कि जिसको आप यूज करके अपोर्शन कर सकते हो पावर को। पावर के लिए बेहतरीन फिर आपका हो जाएगा मशीन आवर्स, है ना। तो जहां पे मशीनरी नहीं है वहां पे हमें नजर आ रहा है पावर नहीं लगना चाहिए, है ना। वहां पे जो पावर है उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो पावर आपने अपोर्शन कर लेना है किस बेसिस पे? एक्ट मशीन आवर्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, दूसरा लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट फ्लोर एरिया, है ना, क्योंकि इतनी बात तो हमें समझ में आती है, मेंटेनेंस में लाइटिंग एंड हीटिंग तो जरूरत होती है ना। तो मेंटेन लाइटिंग एंड हीटिंग के लिए ऐसा कोई बेसिस होना चाहिए जिसमें मेंटेनेंस भी आ रहा हो, क्योंकि लाइटिंग एंड हीटिंग तो हर जगह इस्तेमाल होनी है। तो उसके लिए पर हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट अवेलेबल जो बेसिस में से है वो है फ्लोर एरिया, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन? नेट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। तो जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा एसेट्स यूज हो रहे हैं, नेट बुक वैल्यू है, उस डिपार्टमेंट पे हम ऑब्वियसली बात है ज्यादा डेप्रिसिएशन अपोर्शन करेंगे। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स के लिए वही फ्लोर एरिया, है ना, रेंट के लिए आपके फ्लोर एरिया अप्रोप्रिएट होता है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, जी, वेयर हाउसिंग कॉस्ट के लिए
अच्छा जी, वेयर हाउसिंग कॉस्ट के लिए आप कह रहे हैं फ्लोर एरिया। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, वेयर हाउसिंग कॉस्ट से मुराद क्या है? नहीं जी, डेप्रिसिएशन फ्लोर एरिया पे क्यों होगी? पता चले मेरा फ्लोर एरिया तो है अरसलान, फ्लोर एरिया तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास इतनी कोई खास मशीनरी नहीं है, तो क्या मैं बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन और मेरा फ्लोर एरिया सबसे ज्यादा है मेरे डिपार्टमेंट का, लेकिन मैं मशीनरी इतनी ज्यादा हैवी नहीं इस्तेमाल करती। आप बताएं, तो मेरे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन आएगा। अच्छा, अब मेरी बात बिल्कुल ठीक, मटेरियल जिसने बोला है उसने जवाब ठीक दिया। वेयर हाउसिंग के ऊपर आते हैं। नेटबुक वैल्यू दी हुई होगी ना हमजा बेटा? मतलब बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चन भी नहीं होगा ना उसमें, फिर ऐसी आपको दी हुई होगी बेसिस, उसमें आपको फिर फ्लोर एरिया नहीं, आपको नेटबुक वैल्यू फिर लाजमी तौर पे दी हुई होगी। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, वेयर हाउसिंग होता क्या है? वेयर हाउसिंग कॉस्ट होता है जहाँ पे आप अपने मटेरियल वगैरह स्टोर करते हो। यस, ठीक है, मटेरियल वगैरह आप स्टोर करते हो, ठीक है जनाब। तो वेयर हाउसिंग उधर ही होता है ना कि आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, यूनिट्स आप प्रोडक्शन है ना आपका, तो आप इन्वेंटरी अपनी स्टोर करते हो। यस और नो? अब फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है मशीनिंग डिपार्टमेंट में, आपने सारा सामान डाला, ठीक है, आपने सारा सामान उसमें डाला, और अब मशीनिंग डिपार्टमेंट से चीजें निकली, और अगले डिपार्टमेंट में जाने से पहले उसको थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमने वो उसको जाके वेयर हाउस में रख दिया। अगले डिपार्टमेंट, फिर असेंबली डिपार्टमेंट में वो थोड़ी देर के बाद चला गया, असेंबली डिपार्टमेंट से फारिग हुआ, तो फिर उसको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ गया इन्वेंट्री को, है ना, ताकि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाने से पहले फिर उसको हमें स्टोर करने की जरूरत पड़ गई। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल जो दिया हुआ है ना, डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे हम बेसिकली अपना वेयर हाउसिंग जो कॉस्ट है उसको एलोकेट अपोर्शन करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी वेयर हाउसिंग कॉस्ट है उसमें वेयर हाउस का रेंट हो गया, तो ये बात आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि ये इन्वेंट्री की वेयर हाउस की बात कर रहा है। ठीक है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है सारा कुछ, तो उसका सबसे अप्रोप्रिएट बेसिस आपके पास क्या बनेगा? अब ये क्वेश्चन करके अब आपको याद रहेंगी ना चीजें कि कौन सी आइटम के लिए कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो बेसिस बनता है। तो अभी आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वेयर हाउसिंग के लिए, वेयर हाउसिंग कॉस्ट के लिए डायरेक्ट मटेरियल इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस। ये अपने पास नोट कर लें। इज दैट क्लियर? यस और नो? ठीक है, चले, नोट कर लिया सबने? अभी आप लोगों का होम असाइनमेंट है, इसलिए आपने सब चीजें दिमाग में रखनी है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अपॉर्शनमेंट भी हो जाएगी, प्राइमरी अपॉर्शनमेंट हो जाएगी, है ना। सारे कॉमन ओवरहेड्स को आप इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में आप क्या करते रहेंगे, अपोर्शन करते रहेंगे। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस, है ना, फिर आपने सारे डिपार्टमेंट्स के क्या कर देने, इस तरह से टोटल निकाल लेना है। ठीक है, और उसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का भी होगा। फिर आपने क्या करना है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है उनको, उनकी सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करनी है। अब सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के लिए हमें क्या चाहिए कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कितना अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को, 2 को, 3 को, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, राइट। अब नीचे उसने एक ही लाइन और दी हुई है, 80% of the maintenance department's time is used in the maintenance of machines, whereas the remaining time is consumed in cleaning and maintenance of factory buildings। हाँ जी, अब ये पॉइंट मेजर मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है, फिर इसके बाद रिमेनिंग आपका होम असाइनमेंट। हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है? अब बेसिस हमने किस तरह से, जी जनाब, डायरेक्ट मटेरियल है वेयर हाउसिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसने परसेंटेज तो दिया नहीं है अपोर्शनमेंट का, फैजान साहब ने बहुत अच्छा इसको देखा, पिक किया इस पॉइंट को कि यहाँ पे तो उन्होंने हमें बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट उस तरह से तो दिया हुआ ही नहीं है। हमें बेसिकली क्या आइडियली चाहिए, हमारे लिए ज्यादा अच्छा क्या होगा कि अगर वो बेसिकली हमें ये चाहिए ना, इधर देखें, हमें इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कितना परसेंटेज अपना जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग, ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है ना। अच्छा जी, मशीनिंग में कितना परसेंटेज हमें एलोकेट करना है, ठीक है, इसमें कितना परसेंटेज जाना है और इस पे कितना परसेंटेज जाना है। यस, हमें बेसिकली इस तरह से चाहिए कि टोटल हमारा 100% आए, राइट। तो अब हम जरा देख लेते हैं, उसने आपको क्या बताया
80% of maintenance department's time is used in the maintenance of machines. अच्छा जी, यानी के मशीन्स की मेंटेनेंस पे 80% मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो 80% ओवरहेड्स हैं, बात समझ आ रही है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो 80% ओवरहेड्स है वो मशीन्स की मेंटेनेंस पे लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा मशीन आवर्स यूटिलाइज होंगे उस डिपार्टमेंट पे ज्यादा ओवरहेड भी एलोकेट होगा सर्विस डिपार्टमेंट का। बात समझ आ रही है? अभी हम पहले 80% ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ओवरहेड की बात कर रहे हैं, ठीक है? हमें इस तरह की कोई बाइफिकेशन चाहिए था, ठीक है जनाब? तो जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि 80% और अब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ना, 80% ऑफ मेंटेनेंस ओवरहेड, ठीक है? 80% ऑफ मेंटेनेंस ओवरहेड हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, वो हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? 80% ऑफ मेंटेनेंस ओवरहेड मशीनिंग डिपार्टमेंट को कितना जा रहा है? 40, 2000 और 3000, दैट्स इट। तीनों ही, सिर्फ इधर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के आवर्स है भी नहीं, ठीक है? तो कितने हैं? 40,000 प्लस 2000 प्लस 3000, 45,000 है ना? तो हम कितना परसेंटेज निकालेंगे? 40,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 100। तो कितना परसेंटेज बन रहा है? 80% मेंटेनेंस आवर्स के पहले ओवरहेड्स निकालेंगे, मेंटेनेंस के ओवरहेड्स निकालेंगे और उनको फर्दर हमने कितना अपोर्शन करना है वो आपके पास आ गया। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो अगर आपके पास डेसिमल्स में फिगर आ रही है तो आपने उसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कर ले या चले राउंड ऑफ कर ले, नो इश्यूज, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ले ले, ठीक है? इसी तरह से असेंबली डिपार्टमेंट का कितना बन रहा है? असेंबली डिपार्टमेंट के 2000 ओवर 45,000 इंटू 100, ठीक है? तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, 2000 ओवर 45,000 इंटू 100। ये कितना बनता है? ये तकरीबन बनता है 4.44%। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के कितने? रिमेनिंग 3000 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 100, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया 3000 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 100। ये आपके पास हो गया तकरीबन 6.67%, ठीक है? ये मेंटेनेंस, ये परसेंटेज है, ठीक है जनाब? यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 20%? 80% ओवरहेड्स को किस रेशियो में डिवाइड करना है वो तो हमें समझ में आ गया। रिमेनिंग 80%, 20% ऑफ मेंटेनेंस ओवरहेड्स, उनको किस रेशियो में डिवाइड करना है? उनको किस रेशियो में डिवाइड करना है? आगे वो बता रहा है, वेयर एज द रिमेनिंग कितना लिखा है? द रिमेनिंग टाइम इज कंज्यूम्ड इन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग्स। हाँ जी, अब बताइए इस पे क्या अप्रोप्रिएट एरिया आपका लगेगा? क्या डायरेक्ट लेबर आवर लगेगा? फैक्ट्री बिल्डिंग को क्लीन करने में लगता है वो, ठीक है? फैक्ट्री बिल्डिंग की मेंटेनेंस में रिमेनिंग 20% टाइम लगता है, तो उसमें डायरेक्ट लेबर आवर्स का तो कोई ताल्लुक नहीं है, मशीन आवर्स का भी कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का भी कोई ताल्लुक नहीं है, है ना? बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कितने लोग हैं उससे हमारा उस खर्चे का थोड़ी ताल्लुक होता है। या फिर आ जाएगा फ्लोर एरिया। तो जोन से डिपार्टमेंट का ज्यादा फ्लोर एरिया है उसके ऊपर ज्यादा रिमेनिंग ओवरहेड आएगा। ओवरहेड कहाँ नहीं है फैजान बेटा? सारे ओवरहेड ही तो है। क्या ओवरहेड नहीं है? सारी चीजें ओवरहेड है। सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे ओवरहेड ही तो है। अब हम उनको आगे फर्दर डिवाइड करने का सोच रहे हैं। नहीं, वो नहीं लेना ना, मेंटेनेंस का अपना थोड़ी लेना है, ठीक है? आपने रेशियो किसका निकालना है? आपने सिर्फ इन तीनों डिपार्टमेंट्स का रेशियो निकालना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपने सिर्फ इन तीनों अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का रेशियोज निकालने हैं ना। तो अब आप क्या करेंगे? आपने ऑब्वियसली बात है मेंटेनेंस को तो आपने जीरो करना है। आपने मेंटेनेंस की ओवरहेड्स को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो आपने मेंटेनेंस का अपना फ्लोर एरिया तो इग्नोर कर देना है ना, वरना वो थोड़ा सा दोबारा से उसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस और नो? आपने सिर्फ रेशियो निकालना है किनको यूज करके? सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की फिगर को यूज करके। तो 1400 और 300 कितना बनता है? 1700, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो आपके पास क्या बन जाएगा? मशीनिंग उसी तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास जो रिमेनिंग हिसाब किताब है वो किस बेसिस पे डिवाइड होगा, इसको अभी मैं कॉपी कर देती हूँ, सही कर देती हूँ, फिर आप इसको कॉपी कीजिएगा। कितने टोटल फ्लोर एरिया बनता है इन तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का? इसमें हमने सर्विस डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया इग्नोर करना है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमें अब
मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का डिवाइड करना है किसके ऊपर, सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स पे। तो 1700 हमारे पास टोटल फ्लोर एरिया है, तो अब हम मशीनिंग डिपार्टमेंट का रेशो क्या निकालेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 1700। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास आता है 58.82। इसी तरह से असेंबली डिपार्टमेंट का बनता है 400 ओवर 1700 into 100। इज दैट क्लियर? और आखिरी आपके पास बनता है 300 ओवर 1700 into 100। ठीक है, हाँ जी, बन गया, 100% हो गया सारा। आपने इन तीनों का सम करना है और ये आपके पास परसेंटेजेस जो है वो सारी की सारी 100% होनी चाहिए ना। ये टोटल आपका 100% होगा। चलें, अब बताएं अब किस तरह से होगा। अब मैं इस चीज को अब आपने कॉपी नहीं करना, इस चीज को आपने कॉपी नहीं करना, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, आपके पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। पहला डिपार्टमेंट है मशीनिंग, दूसरा है असेंबली, कॉपी नहीं करना, ये जो मैं अभी लिखवा रही हूँ। ठीक है, असेंबली, फिनिशिंग। अब मैं वो चीज समझा रही हूँ कि आपने मेंटेनेंस का काम क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह से टेबल बनाया एंड फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो टोटल ओवरहेड्स आ रहे हैं ना, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट से पहले, प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के बाद, यानी कि टोटल जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो कितने ले लेते हैं, रुपीज एंड थाउजेंड्स हैं, वो फॉर एग्जांपल आ रहे हैं 170। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास कितना, 170। अब आपने सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करनी है, यानी कि आपने सारे पहले ओवरहेड्स के टोटल किए और आपने निकाला है कि जी मशीनिंग का इतना है, असेंबली का इतना है, फिनिशिंग का इतना है, मेंटेनेंस का इतना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मेंटेनेंस के डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यस और नो, है ना। मेंटेनेंस का आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 170 को, बेसिकली अब आपने 0 करना है। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट पे मैं आ गई हूँ। ठीक है, तो अब हमने किन किन डिपार्टमेंट को लेना है, सॉरी आपके पास हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि अब आपका 170 बेसिकली डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, है ना। पहला पार्ट क्या है, 80% ऑफ मेंटेनेंस ओवरहेड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स and the remaining 20% of maintenance hours will be distributed on the basis of what, floor area। और हमने उनके स्पेसिफिक परसेंटेजेस निकालनी है, यस और नो। तो अब हम आ जाते हैं, अब पहले हम क्या करेंगे, 80% ऑफ मेंटेनेंस ओवरहेड्स, है ना। 80% ऑफ मेंटेनेंस ओवरहेड्स को आपने डिवाइड करना है किस रेशियो में, 88.89, 4.44 और 6.67%, यस और नो। तो हम क्या करेंगे, 170 मल्टीप्लाइड बाय कितना था, 88.89, रेशो क्या क्या रेशो थे, 44, 4.44 और 6.67। ठीक है, बात समझ आ गई। तो पहले आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, 170 का 80% यानी कि 136 पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा टोटल, है ना। 136 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 88.89%। इसी तरह से 136 मल्टीप्लाइड बाय 4.44, यस और नो। तो यानी कि अभी आपका ओवरहेड मेंटेनेंस का वो 0 नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6.67। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 136 आपने पहले इस तरह से 80% आपने इस तरह से पोर्शन किया। अब रिमेनिंग क्या हो गया, अब रिमेनिंग हो गया कितना, 20% ऑफ मेंटेनेंस ओवरहेड्स। अब आई होप आपको बात समझ में आ गई, मैंने आपको कैलकुलेशन भी सामने करके दे दी। तो कितना हो गया, ये 170 नहीं है, 170 का 80% मल्टीप्लाइड बाय 80%। ठीक है, तो अब कितना बनता है, 170 का 20%। ठीक है, 170 का 20% बनता है 34। अब देखिए मेंटेनेंस के कॉलम में 0 हो जाएगा, है ना। अब आपने 34 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 58.82 इस टू 23.53 और 17.67। इज दैट क्लियर? ठीक है, बात समझ आ गई। अब आपने 34 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 34 मल्टीप्लाइड बाय 58.82 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 34 मल्टीप्लाइड बाय 23.53 डिवाइड बाय 100। अब हो जाएगा सॉल्व।
इसमें ये वाला पोर्शन मैंने आपको अपनी तरफ से सॉल्व मतलब अज्यूम करके बताया, ठीक है। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का के कॉलम में सर्विस डिपार्टमेंट में हो जाएगा 0, और आपने फिर इन सब चीजों को जो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट हुई हुई है आपने उनको डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो जो भी मशीनिंग डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड होंगे डिवाइड बाय 12,000, ठीक है। असेंबली डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स होंगे डिवाइड बाय 8,000, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स होंगे डिवाइड बाय 16,000 एंड दैट्स इट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के 6,000 आवर्स को कुछ नहीं करना, ठीक है। ये वाला पार्ट मत नोट कीजिएगा, ये सिर्फ आपने मेंटल अपने उस पर रखना है। बाकी आप ये तो वैलिड है ना, ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन कर ली, ये तो मैंने आपको वर्किंग करा ली। हाँ जी, आसान लग रहा है ना अब ये सवाल, इजी हो गया। हमने किस तरह से पिक किया, अब डिफरेंट सिनेरियोज है ना, अब हमने किस तरह से पिक किया कि इसमें हमने कौन सा वाला तरीका अप्लाई करना है। इसमें अपेरेंटली एक ही प्रोडक्ट है ना, देर इज सिंगल प्रोडक्ट, यस और नो, एंड देर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो जो हमने, मैं इसीलिए मैं हेडिंग वाइज करके करा रही हूँ। अगर तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं और जो हम देखेंगे भी तो वो बता देगा कि आर एंटिटी प्रोड्यूसेस अल्फा बीटा गामा, आर एंटिटी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, वो बता देगा। फिर यहाँ पे इसने ऐसी कोई बात नहीं बोली, तो देर इज सिंगल प्रोडक्ट एंड देर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। तो फिर डिपार्टमेंट वाइज ओ आर हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, उन स्टेप्स के थ्रू कैलकुलेट करना है जो हमने कल पढ़े। इज दैट क्लियर, यस और नो। और यहाँ पे एक और सिनेरियो क्या है, यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब सर्विस डिपार्टमेंट्स का अगर आपस में ताल्लुक हो जाता है तो फिर हम किस तरह से करेंगे। अच्छा जी, मेरा प्लान है इंशाल्लाह सैटरडे को मैं आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी, और वो एक्स्ट्रा क्लास मैं शुरू से अगेन डिस्कस करके फिर मैं आपको कल अनाउंस करूंगी। कल क्या है, कल थर्सडे, कल हाँ वेंसडे है कल, राइट। तो मैं जो हूँ, नहीं कल थर्सडे है, थर्सडे वेंसडे है, कल थर्सडे, ओ अच्छा, तो ज्यादा ही स्पीड में नहीं जा रहा उसका। और मैं आपको सैटरडे की क्लास का इंशाल्लाह कंफर्म करूंगी कल, और वो बेसिकली आपकी कोई उस तरह से एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी कि वो कोई डिस्कशन क्लास नहीं होगी, वो मैं ओवरहेड्स को ही जल्दी थोड़ा स्पीड में कवर करने के लिए फिक्स करूंगी, ठीक है। तो वो आपकी बेसिकली एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, फिर सैटरडे को इन अदरवाइज आपकी 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। फ्राइडे को एक्स्ट्रा ले लूँ, मैं मेरे पास ऑप्शन ओपन है, मैं फ्राइडे को भी ले सकती हूँ, सैटरडे को भी ले सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। वही फिर 2 बजे का होगा, 2 बजे का टाइम होगा, ठीक है। 2 बजे का टाइम ही बनेगा, सारे जो हैं आप स्टूडेंट्स के जो है वो क्लासेस को अवॉइड करने के लिए। रायवेंड जाना है, ओहो नहीं नहीं, वो ऑडिट के टाइम पे नहीं होगा, मैं कह रही हूँ कि 2 बजे होगा। अनस फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, यही हो सकता है। नहीं, स्पीड थोड़ी सी स्लो स्लैक हो गई है बेटा, तो जब हम ऑब्वियसली बात है क्लास में प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो वो उसको थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं ओवरहेड जो है ना वो कोशिश करूंगी, वही जैसे हमारा नॉर्मली जो है वो जो 1 हफ्ते का तो डिफरेंस आता ही है सीसीपी से, ठीक है। कोर्स कवरेज प्लान से तकरीबन 1 वीक तो हम लोग आके पीछे चल ही रहे होते हैं, राइट, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि वो 1 हफ्ते से ज्यादा ना हो, वरना फिर एंड में आके बड़ा मसला हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो अभी अगर हम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन एक्स्ट्रा क्लासेस रख सकते हैं तो रख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं फ्राइडे को 2 बजे रखूं, आप लोगों के 2 बजे, तो वो जुम्मे का मसला है ना, ये जुम्मा हो जाता है, मैं अजान हो जाती है ना, नमाज तो हो जाती है, लेकिन फिर वही होता है जल्दी जल्दी में करना पड़ेगा, है ना, जल्दी जल्दी में करना पड़ेगा आराम से। सैटरडे ठीक है। तो मैं यहाँ से किसको, अनस को मसला है, अनस बेटा फिर आप थोड़ा रिकॉर्डिंग पे ही देख लेना क्या ख्याल है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको कहूँ कि वो एक्स्ट्रा क्लास की जो रिकॉर्डिंग है ना वो सैटरडे को ही अपलोड कर दें, आप संडे को देख सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। अभी वैसे मैंने फिक्स नहीं की, बाय द वे, मैं कल अनाउंस करूंगी, हो सकता है ना रखूं, हो सकता है मैं रोज ना करने दे कि नहीं मैम सही नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास तो एक अलग चीज होती है ना, वो ना कोई अटेंड करे तो खैर है, राइट, वो रिकॉर्डिंग पे रिलाई कर सकते हैं, लेकिन ये तो प्रॉपर लेक्चर होगा तो वो थोड़ा रिस्की है, तो इसलिए मैं पहले मैं शुरू से डिस्कस कर लूँ, उसके बाद फिर हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलें जनाब, आपका होम असाइनमेंट क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट,
very important, and I will take action against whoever does not attempt this and upload this to LMS. LMS पे अपलोड करेंगे, प्लीज मुझे व्हाट्सएप ना करें। जी सर, जी फैजान पूछिए, अब जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं जिनकी ऑडिट की क्लास है, दे कैन लीव। फैजान साहब आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन करके पूछ लें। हाँ जी बेटा, वो मैंने अभी तक लिस्ट बनाई नहीं है शाहरुख, वो मैं बना के फिर इंशाल्लाह। जी जी, वो मैंने पूछना है कि वो जो प्राइमरी पोर्शन में कुछ ओवरहेड्स टोटल दिया हुआ है ना, बिल्कुल। वो उनकी तो जो आपने एग्जांपल कराई थी उनमें तो परसेंटेज दी हुई थी, तो उससे मल्टीप्लाई करके हाँ, पोर्शन तो कर अब दिया। आप क्या इन बेसिस को यूज करके वो नहीं निकाल सकते, परसेंटेज नहीं निकाल सकते, जरूरी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल पावर है, पावर के लिए हमने क्या कहा, मशीन आवर्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस, है ना। मशीन आवर्स पर आ जाए आप, ठीक है। मशीन आवर्स आपको परसेंटेज में तो नहीं दिया हुआ कि मशीनिंग डिपार्टमेंट के कितना परसेंट पावर कंज्यूम कर रहा है, असेंबली कितना कंज्यूम कर रहा है मशीन आवर्स के बेसिस पर, फिनिशिंग कितना कंज्यूम कर रहा है। लेकिन कैन यू नॉट कैलकुलेट परसेंटेजेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस? बिल्कुल। कितना क्या मशीनिंग डिपार्टमेंट कितना पावर कंज्यूम करेगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 45,000। टोटल कितने मशीन आवर्स हैं? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में तो कोई मशीन आवर्स है ही नहीं, है ना। तो आपने टोटल मशीन आवर्स कितने लग रहे हैं पूरी एंटिटी में, वो लग रहे हैं पूरी फैक्ट्री में, वो लग रहे हैं 45,000, ठीक है। और जिसमें से मशीनिंग डिपार्टमेंट कितना कंज्यूम कर रहा है? 40,000। तो 40 डिवाइड बाय 45,000 इंटू 100, वही तो मैंने किया हुआ है। उसी के बेसिस पे आपने क्या डिवाइड किया? पावर। तो 40 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय 465। फिर इधर आ जाए, लाइटिंग एंड हीटिंग पे आ जाए। लाइटिंग एंड हीटिंग का टोटल ओवरहेड है वो है 46, और हमने लाइटिंग एंड हीटिंग का कहा कि क्या हमारे पास अप्रोप्रिएट है? फ्लोर एरिया। अब फ्लोर एरिया में कौन आ जाएगा? मेंटेनेंस भी आ जाएगा। तो टोटल फ्लोर एरिया कितना है? पूरी फैक्ट्री का टोटल फ्लोर एरिया 2000, ठीक है। जिसमें से 1000 मीटर स्क्वायर वो किसका है? मशीनिंग डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो 1000 ओवर 2000 यानी कि 50% फ्लोर एरिया मशीनिंग डिपार्टमेंट कवर कर रहा है। तो इसका मतलब है 50% ऑफ 46 इज गोइंग टू बी ओवरहेड अपोर्शन टू मशीनिंग डिपार्टमेंट। इसी तरह से असेंबली डिपार्टमेंट का कितना परसेंटेज बनता है? 400 ओवर 2000। फिनिशिंग डिपार्टमेंट का कितना बनता है? 300 ओवर 2000। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कितना बनता है? 300 ओवर 2000 इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेजेस में दी जा सकती है इन्फॉर्मेशन, इस तरह से भी दी जा सकती है। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिस आपके पास होना चाहिए ना, आपके पास कोई रेशियो होना चाहिए। ओ हाँ, कल तो लेबर का भी टेस्ट है, लेकिन ये मुझे याद है, मैंने तो अपने टीए को कहा ही नहीं है। कल नहीं है, फिर मैं वीकेंड पे कर रही हूँ उसको। उस्मान, मैं वीकेंड पे कर रही हूँ कि मुझे अभी याद आया कि मैंने अपने टीए को तो टेस्ट का बताया ही नहीं है, ठीक है। तो वीकेंड पे इंशाल्लाह आप लोगों की लेबर का टेस्ट होगा। मैं ग्रुप पे भी मैसेज कर देती हूँ, पता नहीं मैं से याद भी था स्टूडेंट्स को या नहीं। अंडरस्टूड है बेटा। नहीं 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 नहीं, सना ये अंडरस्टूड है ना। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्यों है फैक्ट्री में? ये लिखा हुआ किसी में नहीं होगा। सना ये बात अंडरस्टूड है कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सपोर्ट करने के लिए बने। मुझे बताएं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है फिर? ये अंडरस्टूड है, ये किसी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ नहीं होगा कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और आप और मेरा नहीं ख्याल, मैं ये बात चेक भी कर लूंगी, मेरा नहीं ख्याल, मेरी नजरों से ऐसा कोई सिनेरियो नहीं गुजरा जिसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ये हो कि वो सिर्फ मशीनिंग और असेंबली को सपोर्ट करता है, फिनिशिंग को नहीं करता। नॉर्मली यही होता है कि वो सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहा होता है। अगर नहीं भी करता, लेट्स अज्यूम कि क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक दिया हुआ है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है फिनिशिंग डिपार्टमेंट से, तो वो आपको इसे आप फिर जो अपोर्शनमेंट होगी ना सेकेंडरी, उसी में सिर्फ इन्वॉल्व होगा ना वो, ये वाली बात कि वो किस हद तक सपोर्ट कर रहा है हर डिपार्टमेंट को, तो उस हद तक हमने अपोर्शनमेंट करना है, तो हम फिर उसको नहीं अपोर्शन करेंगे, उसका परसेंटेज नहीं निकालेंगे, निकलेगा ही नहीं कोई फिर, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें दे विल फॉल इनटू प्लेस, एंड इट इज अंडरस्टूड दैट सर्विस डिपार्टमेंट्स आर देयर टू सपोर्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, दैट्स इट, ठीक है।
अब वो आपस में भी किस तरह से सपोर्ट करेंगे, वो किस तरह से पता चलेगा, वो हम जब कल सवाल करेंगे तो वो पता लगा। अभी तो हम ये देख रहे हैं ना कि एक यहाँ पे इस सवाल में तो एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो वो वाली बात कि अगर दो एक से ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट है तो वो आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो फिर डेटा आपको दिया हुआ होगा, है ना। वो फिर हम कल इंशाल्लाह जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। तो वैसे इट इज अंडरस्टूड कि सर्विस डिपार्टमेंट सपोर्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चलें जी, क्लियर होगी बात। और कोई सवाल? चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।